नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं मंटो के अफसाने के तहत उनकी एक बहुत मशहूर कहानी 100 कैंडल पावर का बल्ब। वो चौक में कैसर पार्क के बाहर जहां चंद तांगे खड़े रहते हैं, बिजली के एक खंबे के साथ खामोश खड़ा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, कोई वीरानी सी वीरानी है। यही पार्क जो सिर्फ 2 बरस पहले पूरी रौनक जगह थी, अब उजड़ा पुजड़ा दिखाई दे रहा था। जहां पहले औरत और मर्द शोखो शंग फैशन के लिबास में चलते फिरते थे। शोखो शंग का मतलब होता रंगीन और सुंदर। वहां अब बेहद मैले कुचैले कपड़ों में लोग इधर उधर बेमकसद फिर रहे हैं। बाजार में काफी भीड़ थी, मगर वो रंग नहीं था जो कभी वहां मेले ठेले की तरह हुआ करता था। आसपास की सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंगें भी अपना रूप खो चुकी थी। सिर झाड़े, मुंह फाड़े, वो एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी, जैसे वो बेवा औरतें हों। वो हैरान था कि वो गाजा कहां गया। गाजा मतलब पाउडर। वो सिंदूर कहां उड़ गया, वो सुर कहां गायब हो गए जो उसने कभी वहां देखे और सुने थे। और ये कोई ज्यादा अरसे की बात नहीं, अभी वो कल ही तो, अरे भाई 2 बरस भी कोई अरसा होता है भला। वहां आया था कलकत्ते से, जब उसे वहां की एक फर्म ने अच्छी तनख्वाह पर बुलाया था। तो उसने कितनी कोशिश की थी कि उसे कैसर पार्क में एक कमरा ही मिल जाए, मगर वो नाकाम रहा था। 1000 फरमाइशों के बावजूद अब उसने देखा कि जिस कुंजड़े जुलाहे और मोची की तबीयत चाहती है, फ्लैटों और कमरों पर अपना कब्जा जमा रहा है। जहां किसी शानदार फिल्म कंपनी का दफ्तर होता था, वहां चूल्हे सुलग रहे थे। जहां कभी शहर की बड़ी बड़ी रंगीन हस्तियां जमा होती थीं, वहां धोबी मैले कपड़े धो रहे थे। 2 बरस में इतना बड़ा इनकलाब। वो हैरान था। वो इस इनकलाब का पस मंजर जानता था। पस मंजर का मतलब होता है पृष्ठभूमि। वो उस इनकलाब का पस मंजर जानता था, कुछ अखबारों के जरिए से, कुछ उन दोस्तों के बयान से जो उस शहर में मौजूद थे। उसे सब पता लग चुका था कि वहां कैसा तूफान आया था। वो सोचता था कोई अजीबोगरीब तूफान होगा जो इमारतों का रंग रूप भी चूस कर ले गया। इंसानों ने इंसान का कत्ल किया, औरतों की बेइज्जती की और इमारतों की खुश्क लकड़ियों और बेजान ईंटों से भी यही सुलूक किया। उसने सुना था कि उस तूफान में औरतों को नंगा किया गया था, उनकी छातियां काटी गई थी। अब जो कुछ भी वो अपने आसपास देख रहा था, सब नंगा और जुबन बरीदा था। जुबन बरीदा का मतलब कटा हुआ। वो बिजली के खंबे के साथ लगा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी मदद से वो अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त करना चाहता था। उसके दोस्त ने कहा था, तुम कैसर पार्क के पास जहां तांगे खड़े रहते हैं, मेरा इंतजार करना। 2 बरस हुए जब वो मुलाजिमात के सिलसिले में वहां आया था। मुलाजिमात उर्दू शब्द है, इसका हिंदी है नौकरी। 2 बरस हुए जब वो मुलाजिमात के सिलसिले में वहां आया था, तो तांगों का वो अड्डा बहुत मशहूर जगह थी। शहर के सबसे उम्दा, सबसे बांके तांगे वहीं उसी जगह खड़े रहते थे कि वहां से अय्याशी का हर सामान मुहैया हो जाता था। अच्छे से अच्छा रेस्तरां और होटल करीब था। बेहतरीन चाय, बेहतरीन खाना और दूसरे तमाम लवाजिमात भी मैसर थे। लवाजिमात मतलब किसी कार्य से संबंधित जरूरी चीजें। शहर के जितने बड़े दलाल थे वहीं से दस्तयाब होते थे, वहीं से उपलब्ध होते थे कि कैसर पार्क में बड़ी बड़ी कंपनियों के बायस रुपया और शराब पानी की तरह बहते थे। 2 बरस पहले उसने वहां अपने दोस्त के साथ बड़ी ऐश किए थे। अच्छी से अच्छी लड़की हर रात उनकी आगोश में होती थी। स्कॉच जो जंग के बायस नायाब थी, 1 मिनट में उसकी
दर्जनों बोतलें मुहैया हो जाती थी। तांगे अब भी खड़े थे, मगर उन पर वो कलगियां नहीं थी, वो फुदने नहीं थे। पीतल के पालिश किए हुए साजो सामान की वो चमक दमक नहीं थी। सब कुछ शायद दूसरी चीजों की तरह उड़ गया था। उसने घड़ी में वक्त देखा, 7 बज चुके थे। फरवरी के दिन थे और शाम के साये गहरे हो चुके थे। उसने दिल ही दिल में अपने दोस्त को लानत मलामत की। वो दाएं हाथ के वीरान होटल में मोरी की पानी से बनी हुई चाय पीने के लिए जाने ही वाला था कि किसी ने हौले से उसको पुकारा। उसने ख्याल किया कि शायद उसका दोस्त आ गया है, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी को खड़ा पाया। आम शक्ल सूरत, लट्ठे की नई शलवार जिसमें और ज्यादा शिकनों की गुंजाइश नहीं थी, और नीली पॉपलिन की कमीज जो लॉन्ड्री में जाने के लिए बेताब थी। दोस्त ने पूछा, क्या भाई तुमने मुझे बुलाया? उसने हौले से जवाब दिया, जी हां। उसने ख्याल किया कि कोई मुहाजिर है, शरणार्थी है और भीख मांग रहा है। क्या मांगते हो? उसने उसी लहजे में जवाब दिया, जी कुछ नहीं। फिर उसने करीब आकर कहा, कुछ चाहिए आपको? मुझे? क्या? कोई लड़की वड़की? ये कहकर वो पीछे हट गया। उसके सीने में एक तीर सा लगा। उसने आंखें फाड़ कर उसको देखा। इस जमाने में भी ये लोगों के जिनसी जज्बात, जिनसी मतलब काम संबंधी, सेक्स संबंधी जज्बात टटोलता फिर रहा है। फिर इंसानियत के मुतालिक ऊपर तले उसके दिमाग में बड़े हौसला शिकन, हौसला तोड़ने वाले ख्यालात उभरे। उन्हीं ख्यालात के जेर असर के प्रभाव में आकर, उन्हीं ख्यालात के जेर असर उसने कहा, कहां है? उसका लहजा दल्लाल की उम्मीद अफजा नहीं थी। दल्लाल ने कदम उठाते हुए कहा, जी नहीं, लगता है आपको जरूरत नहीं। इसमें एक लफ्ज आया उम्मीद अफजा, मतलब आशाप्रद, उसके उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। उसने दल्लाल को रोका, ये तुमने किस तरह जाना? आदमी को हर वक्त उस चीज की जरूरत होती है जो तुम मुहैया करा सकते हो। सूली पर भी उस चीज की जरूरत होती है, और जलती हुई चिता में भी। वो फलसफी बनते बनते रुक गया। देखो, अगर वो चीज कहीं पास ही है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैंने यहां एक दोस्त को वक्त दे रखा है। दल्लाल उसके करीब आ गया। पास ही है? बिल्कुल पास। कहां? ये सामने वाली बिल्डिंग में। उसने सामने वाली बिल्डिंग को देखा। इसमें? इस बड़ी बिल्डिंग में? जी हां। वो लरस गया। अच्छा, तो? फिर उसने संभल कर पूछा, मैं भी साथ चलूं? चलिए, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूं। दल्लाल ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उस सैकड़ों रूह शिगाफ बातें सोचता हुआ दल्लाल के पीछे हो लिया। जरा सा फासला था, चंद गज परे वो बिल्डिंग थी। दूसरे ही लम्हे दल्लाल और वो उस बिल्डिंग के अंदर थे। अंदर से बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता थी। जगह जगह ईंटें उखड़ी हुई थीं, कटे हुए पानी के नल बाहर को निकले हुए थे, हर तरफ कूड़े करकट के ढेर थे। शाम कब की गहरी हो चुकी थी। ड्योढ़ी में से गुजर कर वो आगे बढ़े तो अंधेरा शुरू हो गया। चौड़ा चकला सहन तय करके दल्लाल एक तरफ मुड़ा कि जहां इमारत बनते बनते रुक गई थी। ईंटें नंगी थी, चूना और सीमेंट मिले हुए सख्त ढेर पड़े हुए थे, जा बजा बजरी बिखरी हुई थी। दल्लाल नामुकम्मल सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुका और उसने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं जरा अभी आया। वो रुक गया और दल्लाल सीढ़ियां चढ़ गया। उसने गर्दन उठाकर सीढ़ियों के इख्तिकाम की तरफ देखा तो उसकी तेज रोशनी नजर आई। लम्हे मिनट बन गए तो वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो उसे दल्लाल की बहुत जोर की कड़क सुनाई दी, उठती है या नहीं? कोई औरत बोली, कह जो दिया, मुझे सोने दे। औरत की आवाज घुटी घुटी सी थी। दल्लाल फिर कड़का, मैं कहता हूं उठ, मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख। औरत की आवाज आई, तू मुझे मार डाल लेकिन मैं नहीं उठूंगी,
खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर। दलाल ने पुचकारा, अरे उठ मेरी जान, जिद न कर, गुजारा कैसे चलेगा। औरत बोली, गुजारा जाए जहन्नुम में, मैं भूखी मर जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे तंग न कर, मुझे नींद आ रही है। दलाल की आवाज फिर खड़ी हो गई, तू नहीं उठेगी हरामजादी, सुअर की बच्ची। औरत चिल्लाने लगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। दलाल की आवाज भिज गई, आहिस्ता बोल, आहिस्ता, कोई सुन लेगा। चल उठ, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। देख, मैं हाथ जोड़ती हूं, मैं कितने दिनों से जाग रही हूं, रहम कर, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। अब औरत की आवाज में इल्तिजा थी, अरे बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना, नहीं तो देख मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। दलाल की आवाज आई। यकायक खामोशी तारी हो गई। चंद लम्हे वो दम साधे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा रहा। फिर उसने दबे पांव आगे बढ़कर उस कमरे में झांका जिस कमरे में से बड़ी तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटा सा तेज रोशनी में जगमगाता हुआ नंगा बुच्चा कमरा है। फर्श पर एक औरत लेटी हुई है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं और कुछ नहीं। दलाल दरवाजे की तरफ पीठ की औरत के पास बैठा औरत के पांव दाब रहा है। थोड़ी देर के बाद दलाल ने औरत से कहा, ले अब उठ जा, कसम खुदा की तू 1-2 घंटे में आ जाएगी, आकर सो जाना। वो औरत एकदम यूं उठी जैसे आग देखते ही छुछूंदर उठता है और चिल्लाई, अच्छा उठती हूं। वो पीछे हट गया। उस लम्हे वो डर गया था। फिर वो दबे पांव सीढ़ियां उतर गया। तो उसने सोचा कि भाग जाए, इस शहर से ही भाग जाए, इस दुनिया से भाग जाए, मगर कहां। फिर उसने सोचा कि वो औरत कौन है, क्यों उस पर इतना जुल्म हो रहा है, और वो दलाल कौन है, इस औरत का क्या लगता है। तो उस छोटे से कमरे में इतना बड़ा बल्ब जलाकर जो 100 कैंडल पावर से किसी भी तरह का कम नहीं है, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं। उसके दिमाग में सोच और उसकी आंखों में उस तेज बल्ब की रोशनी घुसी हुई थी। इतनी तेज रोशनी में कौन हो सकता है, इतना बड़ा बल्ब। वो अभी अपनी सोच में गुम था कि आहट हुई। उसने देखा 2 साए उसके पास खड़े थे। देख लीजिए, दलाल के साए ने कहा। उसने कहा, देख लिया, ठीक है ना। ठीक है। 40 रुपए होंगे। ठीक है, दे दीजिए। वो सोचने समझने के काबिल न रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, कुछ नोट निकाले और दलाल के हवाले कर दिए। देख लो कितने हैं। पहले नोटों की खड़खड़ाहट हुई, फिर दलाल ने कहा, 50 हैं। उसने कहा, 50 ही रखो। उसके जी में आई कि वो एक बड़ा सा पत्थर उठाए और दलाल के सिर पर दे मारे। दलाल ने कहा, तो ले जाइए इसे, लेकिन देखिए इसे तंग न कीजिएगा और 1-2 घंटे के बाद यहीं छोड़ जाइएगा। वो उस बड़ी बिल्डिंग के बाहर आ गया। बाहर एक तांगा खड़ा था। वो आगे बैठ गया और वो औरत पीछे। दलाल ने सलाम किया। एक बार फिर उसके जी में आई कि एक बहुत बड़ा पत्थर उठाए और दलाल के सिर पर मार दे। वो उस औरत को पास ही के एक वीरान से होटल में ले गया। उसे अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की और उस औरत की तरफ देखा। वो औरत सिर से पैर तक उजाड़ थी। उसके पपोटे सूजे हुए थे, आंखें झुकी हुई थी। उसका ऊपर का धड़ सारे का सारा खमीदा था, जैसे वो एक ऐसी खस्ता इमारत हो जो पल भर में गिरने वाली हो। खमीदा का मतलब होता है झुका हुआ। उसने कहा, जरा गर्दन तो ऊंची कीजिए। वो जोर से चौंकी। क्या? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई बात तो कीजिए। उसकी आंखें सुर्ख बोटी हो रही थी, जैसे उनमें मिर्चें डाली गई हो। वो खामोश रही। आपका नाम? उसने पूछा। कुछ भी नहीं। उसके लहजे में तेजाब जैसी तेजी थी। आप कहां की रहने वाली हैं? जहां की भी तुम समझ लो।
आप इतना रूखा क्यों बोलती हैं? वो औरत जैसे जाग पड़ी। उसकी तरफ लाल बोटी आंखों से देखते हुए उसने कहा, तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। उसने मुझे कहाँ जाना है? औरत बड़ी रूखी बेइतनाई से जवाब दिया, जहां से तुम मुझे लाए हो। आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। अरे यार, तुम अपना काम करो ना, मुझे तंग क्यों करते हो? उसने अपने लहजे में दिल का सारा दर्द भर कर कहा, मैं तुम्हें तंग नहीं करता, मुझे तुमसे हमदर्दी है। वो झल्लाई, अरे मुझे नहीं चाहिए कोई हमदर्द। फिर वो करीब करीब चीख पड़ी, तुम अपना काम खत्म करो और मुझे जाने दो। उसने करीब आकर उस औरत के सिर पर हाथ फेरना चाहा तो उस औरत ने उसका हाथ जोर से एक तरफ झटक दिया। मैं कहती हूं, मुझे तंग मत करो, मैं कई दिनों से जाग रही हूं और जब से यहां आई हूं जाग रही हूं। वो सर तपा हमदर्द बन गया। सो जाओ यहीं। सर तपा मतलब सिर से पांव तक। औरत की आंखें और सुर्ख हो गई। वो तेज लहजे में बोली, मैं यहां सोने नहीं आई हूं, ये मेरा घर नहीं है। तो तुम्हारा घर वो है जहां से तुम आई हो? उफ, बकवास बंद करो, मेरा कोई घर नहीं। तुम अपना काम करो वरना मुझे छोड़ो, अपने रुपए ले लो उससे। वो गाली देती देती रह गई। उसने सोचा कि इस औरत से इस हालत में कुछ पूछना और हमदर्दी जताना फजूल है। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूं। और वो उस औरत को उस बड़ी बिल्डिंग में छोड़ आया। दूसरे दिन उसने कैसर पार्क के एक वीरान होटल में उस औरत की सारी दास्तान अपने दोस्त को सुनाई। उसके दोस्त पर रिक्कत तारी हो गई। उसने अफसोस का इजहार किया और बोला, क्या जवान थी? रिक्कत मतलब रोना, रुलाई। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं उसे अच्छी तरह देख नहीं सका था। मेरे दिमाग में तो बस एक ही ख्याल था कि पत्थर उठाकर उस दलाल का सर क्यों न कुचल दिया जाए। उसके दोस्त ने कहा, वाकई ये बड़े सवाब का काम होता है। वो ज्यादा देर तक होटल में अपने दोस्त के साथ नहीं बैठ सका। उसके दिलो दिमाग पर पिछले रोज के वाकये का बहुत बड़ा बोझ था। चाय खत्म हुई तो वो रुखसत हो गया। उसका दोस्त टांगों के अड्डे पर आया। थोड़ी देर तक उसकी निगाहें उस दलाल को ढूंढती रही, मगर वो दलाल कहीं नजर नहीं आया। 7 बज चुके थे। वह बड़ी बिल्डिंग के सामने थी। जरा से फासले पर उसने चंद कदम बढ़ाए और बिल्डिंग में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी में से गुजरकर वो आगे बढ़ा तो काफी अंधेरा था। सहन तय करके सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ऊपर से उसे रोशनी दिखाई दी। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ देर वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा रहा। कमरे से तेज रोशनी आ रही थी मगर कोई आवाज नहीं थी। नाहट। उसने धीरे से कदम बढ़ाए। दीवार की ओट में होकर वो कमरे के अंदर झांका। सबसे पहले उसे बल्ब नजर आया। तेज रोशनी उसकी आंखों में घुस गई। उसने फौरन ही मुंह फेर लिया कि अंधेरे की तरफ मुंह करके अपनी आंखों में से तेज रोशनी की चकाचौंध निकाल सके। फिर उसने गर्दन झुकाकर कमरे में झांका कि उसकी आंखें बल्ब की जद में न आए। फर्श का जो हिस्सा उसने पहली नजर में देखा, वहां चटाई पर एक औरत लेटी हुई थी। उसने गौर से देखा, वो सो रही थी। उसके मुंह पर दुपट्टा पड़ा हुआ था। उसका सीना सांस के उतार चढ़ाव से हिल रहा था। वो जरा आगे बढ़ा। उसने बड़ी मुश्किल से निकलती हुई चीख दबाई। उस औरत से कुछ दूर नंगे फर्श पर एक आदमी पड़ा हुआ था। उस आदमी का सिर पास था। पास ये खून आलूदा ईंट पड़ी हुई थी। वह सब उसने देखा। सीढ़ियों की तरफ लपका। उसका पांव फिसला और अगले ही लम्हे वो नीचे था। उसने चोटों की कोई परवाह नहीं की और अपने होशो हवास कायम रखने की कोशिश करते हुए बमुश्किल अपने घर पहुंचा और सारी रात डरावने ख्वाब देखता रहा। ये कहानी थी 100 कैंडल पावर का बल्ब, मंटो की मशहूर कहानी। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। चैनल है किस्सा कहानी। नमस्कार।